यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आ, ये हम जानना चाहेंगे सर कि ये किताबों को आपको लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि आजकल इस फास्ट मूविंग लाइफ में लोग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं और इतना वक्त होता नहीं है। सरकार साहब, तो क्या इस पे आप व्यू देना चाहेंगे? ये तो मैं मानता हूँ कि आजकल फास्ट ज़माना है भाई, सबको शॉर्ट एंड सिंपल चाहिए। लेकिन ये भी एक विडंबना, एक आयरनी है कि मेरी किताबें मोटी होती जा रही हैं। हाँ, पहली वाली थोड़ी पतली थी, फिर बीच का थोड़ा ठीक ठाक है, ये और मोटी हो गई, और चौथी वाली आने वाली बहुत मोटी होगी वो। अच्छा। तो मैं वार्न कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, ये तो अपनी बात हुई। लेकिन हाँ, आई एडमिट कि फॉर फास्ट एंड सिंपल रीडिंग, फॉर अ जनरल रीडरशिप, यू नीड सिंपल बुक्स। बट आई डोंट थिंक वी राइट सिंपल बुक्स। आई थिंक माई कलीग ऑल्सो, तकी साहब, we are writing books for a very specialized audience, not for general reading or light reading. अच्छा सर, कैन यू रिवील द सीक्रेट व्हिच बुक इज कमिंग? Again, see, I concentrate basically on the lost heritage of Lucknow. I don't write much on buildings which are well known. I write on incidents and events and issues and of course buildings which the general public is not very aware of. So I try to create a sort of awareness among the public for the lesser known heritage of Lucknow. So again, the same focus will be there on the lesser known heritage, जी। musings, myths, memories of Lucknow. ओके। रोशन साहब, आपकी तो कुछ किताबें पतली और उसमें आई हैं जो मैं समझता हूँ रीडर्स वगैरह काफी पसंद कर रहे हैं। आपको क्या रिस्पांस मिला, मतलब अभी तक क्या पब्लिशर ने और बोला? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो आपने किया है। और जैसे कि सरकार साहब ने बताया, इस वक्त ज़रूरत भी इसी बात की है। कुछ लोग आए थे, मांग रहे थे, मैंने दे दी, या कुछ लोग कॉफ़ी हाउस पर रिसर्च कर रहे थे, उनको मैंने दे दी। तो जो बात है कि जो पतली किताब होती है उसकी रीच बहुत होती है, लोग बस संक्षेप में ही पढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि सरकार साहब ने कहा कि भाई वो सबके लिए नहीं लिख रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक रीडर हैं कि जो एक डिटेल में उसको चाहते हैं, उसका अपना एक अलग वो है कि जिनको पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए वो है। लेकिन ये पतली किताबों का जो सिलसिला है कि मेरे को ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत साल पहले जब मैं पत्रकारिता में आया तो उन्होंने कहा कि कम शब्दों में अपनी बात कहो, वही सबसे बड़ी बात है। तो वही दिमाग में एक रहता है कि भाई कम शब्दों में जितना ज़्यादा कह सकें वो ज़्यादा लोगों पे अपील करती है। सर, मैं फिर से एक बार बहुत माफ़ी के साथ चाहता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। ये जो फॉरेन राइटर्स वाला मैंने आपसे मुद्दा उठाया था सर, फिर से बहुत माफ़ी और माजरत के साथ मुझे ये कहना कि इस पे आप फिर से एक बार मैं आपके व्यूज़ चाहूँगा। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया भी कि अभी 1-2 साल पहले एक फॉरेन राइटर की किताब आई थी और उस पर एमबी क्लब में एक डिस्कशन हो रहा था। तो उसमें डिस्कशन में ये बात आई रेफरेंसेस की। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि रोशन, यू शुड नॉट रिफर देसी रेफरेंसेस, इंडियन बुक्स। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बिकॉज दे आर नॉट रिलायबल, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। तो उसके बाद जब हमने पूरी जानकारी प्राप्त की तो पता ये लगा कि ये तो एक पॉलिसी मैटर था जो बाकायदा अभी तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो लास्ट चीफ रेजिडेंट था यहाँ का, उसने ये लेटर लिख के कहा था अपने सबऑर्डिनेट्स के, देखो जो भी किताबें लिखी जा रही हैं ध्यान रखना कि उसमें देसी, खासतौर से उर्दू की किताबों का रेफरेंस ना होने पाए। एक बात तो हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उन लोगों ने कुछ देसी हिस्टोरियंस को खरीद लिया और उनसे अपने मनमानी तौर से वो लिखवा दिया। तो जब ये दो बीज उन्होंने बो दिए तो आगे फिर लोग उसी पर चलते रहे, उसी को फॉलो करते रहे और आज नतीजा हमारे सामने है। रोशन साहब, आप अपनी किताब को छोड़कर और किन राइटर्स की और किताबों को आप थोड़ा रेफरेंस दे सकते हैं कि ताकि हमारे आने वाले जो बडिंग ऑथर्स हैं वो किताब लिख सकें? मतलब आप या आपको जो पसंद हो उनका आप नाम ले सकते हैं। आपने जो लिखा है वो तो लिखा ही है, महफूज है, लेकिन आपके सिवा आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने सही लिखा है और अच्छा लिखा है? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी भी है। अभी इस पर बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले। देखिए, ऑथेंटिक चीज़ लिखने के लिए सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसा कि सरकार साहब ने कहा, ये नहीं कि आपने कट पेस्ट कर दिया। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो रेफरेंस बुक्स हैं वो पॉपुलर बुक्स नहीं, जो अभी सरकार साहब ने कहा, इन्होंने भी कहा, रेफरेंस बुक्स को आप फॉलो कीजिए, उनको ढूंढिए। और उसमें आपके रुद्रांशु मुखर्जी हैं,
और तापस सिंह साहब, इधर आपके दिल्ली के मिस्टर अथर अली, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अथर हुसैन, और ज़हीर हसन जाफरी, प्रोफेसर ज़हीर हसन जाफरी, अपने प्रोफेसर घोष और प्रोफेसर इरफान हबीब, और उनके अलावा जो अवध के ऊपर ख़ास तौर से प्रोफेसर इकबाल हुसैन। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जब आप उनकी किताबें देखेंगे तो उनको और भी रेफरेंसेस ऐसे ऑथेंटिक मिल जाएंगे जिसको आपको लिखने में आसानी होगी। ये हम अपने आने वाले राइटर से वो बात कहना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। सरकार साहब, आपके भी व्यूज़ हम जानना चाहेंगे कि आप अपने सिवाय जो आप कलकत्ता में बैठ के आपने रिसर्च करी हो, वहाँ से आप किताब लिखते हैं आप, तो आप जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्रॉस चेक करते होंगे कोई ना कोई ऑथर्स को और उनको, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने और मैं लखनऊ बेस्ड जो जितनी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जितनी प्रोमिनेंट बुक्स हैं, वो तो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में है। जो जिनका जिक्र किया अभी रोशन साहब ने, वो सारी किताबें मेरे पास हैं, एंड नो डाउट दे आर वंडरफुल, सो फुल अप्रिसिएशन। लेकिन वो बहुत हैवी किताबें हैं, और जो किताबें हम लिखते हैं उससे भी हैवी हैं। तो तो एक रुद्रांशु मुखर्जी की किताब को पढ़ने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होगा, बिकॉज दैट्स अ हार्ड कोर हिस्ट्री। एनीवे, दूसरी बात है कि फॉरेन ऑथर्स की जब बात आती है तो आई थिंक इट्स अ ऑनर कि कोई फॉरेनर लिख तो रहा है, चाहे गलत लिख रहा हो सही लिख रहा हो, कम से कम लिख तो रहा है, उसकी नज़र तो है, एंड इट क्रिएट्स अ फॉरेन ऑडियंस ऑल्सो। ये हमको अपने जहन में रखना चाहिए। सो वी शुड नॉट राइट ऑफ फॉरेन ऑथर्स, लिखने दीजिए, सभी ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। और तीसरी बात है, जहाँ मेरी अपने सोर्सेज की बात है, तो नाउ वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंटरनेट, और एक बहुत अच्छे हम युग में जी रहे हैं कि अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, इंटरनेट में। स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कॉरिस्पॉन्डेंसेज, डिस्पैचेस बहुत मिलती हैं, ट्रांसलेशंस, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मेरे पास कुछ आते हैं ऐसे पर्शियन उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट, मुझे तो ABC नहीं आता, तो मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को कहता हूँ, भैया थोड़ा इसको बता दोगे क्या लिखा है, थोड़ा बता दोगे। तो इफ़ यू मेक अ अटेम्प्ट, लॉट ऑफ मटेरियल इज स्कैटर्ड इवन इन द इंटरनेट। एक इंटरनेट आर्काइव्स एक पोर्टल है, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं इन ऑल लैंग्वेजेस। आप लीजिए, आपको नहीं समझ में आता है आप ट्रांसलेट कराइए, देयर इज ऑलवेज अ वे। आप मेहनत करोगे तो मटेरियल इज देयर। हाँ, सो बुक्स अपनी जगह है, लेकिन लॉट ऑफ अदर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द नेट। अगर एक आध इंसान चाहे वो उनको देख सकता है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं हमारे बडिंग ऑथर्स के लिए कुछ मेरी पर्सनल देखिए रिगार्डिंग लखनऊ, रिगार्डिंग लखनऊ एंड अवध। अच्छा, विदेशी ऑथर्स की बात आती है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि रोजी लेवलिन जोन्स की किताब जो है मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ वेरी फेयर। वो कभी अपने कंट्रीमैन को ऊंचा नहीं दिखाती है, ना ही हम लोग को नीचा दिखाती है। सो XYZ आई विल नॉट कमेंट, बट आई एंजॉय रीडिंग हर बुक्स, सो डेफिनेटली वन शुड गो थ्रू हर बुक्स। एंड आई पर्सनली लाइक अनवर साहब की किताब है बहुत अच्छी, लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ लखनऊ, दैट इज़ अनदर फेवरेट ऑफ माइन। PC मुखर्जी की किताब है बहुत अच्छी लखनऊ पे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे हैं मेरे अपने पर्सनल फेवरेट्स जो मैं रीड करता हूँ। अदरवाइज रुद्रांशु मुखर्जी की है तो रीड नहीं कर पाऊँगा, बहुत मोटी है, या कस्बाज ऑफ आवाज़ इस टाइप, बीच बीच में पढ़ना पड़ता है। एक बहुत अच्छी किताब और मैं बताऊँगा जिसका जिक्र शायद नहीं हुआ, लेकिन ऑथर के बारे में हुआ, गदर के फूल, अमृतलाल नागर। उसकी एक इंग्लिश वर्जन है, एशेज ऑफ रेवोल्यूशन, कुछ एक है, दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और उसके लिए तो नागर साहब ने पूरे अवध का मैंने पर्सनल टूर किया था। मैंने कस्बा टू कस्बा, कस्बा टू कस्बा वो गए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया, उन्होंने वो खंडर देखे। अभी भी जो गांव दूर दराज में खंडर अभी भी मौजूद हैं, पड़े हैं, पुराने जो मड फोर्ट्स थे वहाँ के लैंड ओनर्स के या ताल्लुकदार्स के, तो सब का उन्होंने सर्वे किया और चैप्टर वाइज उन्होंने किताब लिखी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एंड इट्स ब्यूटीफुल बुक बाय अमृतलाल नागर। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे, हिंदी में पढ़ना चाहे, वन ऑफ माई फेवरेट्स। अभी सरकार साहब ने चूंकि अमृतलाल नागर जी का नाम लिया, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि खैर मेरे तो खैर उनसे बचपन से संबंध थे, उनके घर आना जाना बहुत था। तो मेरे साथ एक क्या कहते हैं PK जैन साहब, जिनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी देहरादून में, हम दोनों जब उनके घर गए तो अमृतलाल नागर ने बताया कि मानस का हंस लिखने के लिए, उसकी पांडुलिपियाँ, उसका रेफरेंस मटेरियल के लिए वो मथुरा वृंदावन की गलियों में घूमे हैं, तब जाके उसका जो बेस मटेरियल लेके आए, तब जाके मानस का हंस जैसी किताब लिख पाए जिसका कि पूरे देश में चर्चा रही। तो आप सोचिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक किताब के लिए। अभी जैसा कि गदर के फूल के बारे में सरकार साहब ने बताया कि अमृतलाल नागर तो चाहे वो नाचियो बहुत गोपाल हो, चाहे वो कोठे वालियाँ हों,
हर जगह खुद एक्सपीरियंस करते थे। नाचो बहुत गोपाल के लिए हरिजन बस्ती में रोज सुबह चले जाते थे, वहां रहते थे, एक्सपीरियंस करते थे, तब जाके किताब लिखी। कोठे वालियों पे तमाम उन्होंने कोठों पे चक्कर लगाए हैं, वहां पे समय गुजारा, तब जाके कोठे वालियां लिखी हैं। तो नागर साहब खुद एक्सपीरियंस करते थे और अपने एक्सपीरियंस को अपनी किताब में समेटते थे। तब असली मेहनत करते थे वो, तभी जाके उनकी किताबें कालजयी हैं, मतलब हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को उनसे मिलने का, बात करने का, सुनने का, जानने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सरकार साहब, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपने, बस वो मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया, शायद आपने जवाब नहीं दिया, कि आपने कलकत्ता से बैठ के ये किताब लिखी, मैं समझता हूँ। तो जाहिर सी जैसा कि सर का कहना है कि रिसर्च के लिए आदमी को आना पड़ता है, उस जगह पर मौजूद रहना पड़ता है, और खासकर जब मॉन्यूमेंट्स की बात होती है, भाई अगर कोई इंसान हो तो उससे टेलीफोनिक बात की जा सकती है, कैसे भी है। तो सर इसको आपने कैसे मैनेज किया, बस थोड़ा सा हम भी जानना है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। नहीं, मैं तो लखनऊ आता जाता रहता हूँ, पर्सनली मैं विज़िट भी करता हूँ, लेकिन अब वो स्टेज पर्सनल विज़िट का करके भी मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स तो दे आर वेल डिस्क्राइब्ड, और जो नहीं डिस्क्राइब है वो मैं डिस्क्राइब किए देता हूँ। और जहाँ इन्फॉर्मेशन सोर्स है, आजकल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आपको कोई किताब चाहिए आप मंगवा लीजिए, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप लाइब्रेरी में चले जाइए। कलकत्ता इज़ अ वेरी रिच प्लेस फॉर एकेडमिक परस्यूट्स, और इंटरनेट है ही है। और कभी-कभी ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो मैंने कहा कि मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा ट्रांसलेट कर दोगे। इसकी मैं बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया, इट वाज़ लाइक, आई एम नॉट वेरी श्योर पर्शियन था कि उर्दू था, बट आई थिंक इट वाज़ पर्शियन। तो आई सिलेक्टेड 2 पीपल इन माय फ्रेंड सर्कल इन कलकत्ता कि भाई भैया थोड़ा हमको बता दो प्लीज़ ये क्या लिखा है। तो बोथ वेरी सिंसियर, वन इज़ ऑल्सो वंशज ऑफ वाजिद अली शाह बाय द वे। तो बोथ गेव मी देयर वर्जन, दैट वर्जन वर क्वाइट डिफरेंट। तो मैं हो गया कंफ्यूज कि भाई इसको ड्रॉप कर दो, अगर ये इतने ही मैंने इसमें वो है। एंड बोथ सेड कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये पर्शियन है, ये हम कर नहीं पा रहे ठीक से। हमने कहा जब आप ही लोग नहीं कर पा रहे तो मैं ना चीज़ क्या करूँगा। तो ऐसे भी इश्यूज़ आते हैं, मेहनत करिए कहीं भी हो जाता है, नॉट इशू। मैं आपको बता दूँ, लखनऊ पे पीएचडी थीसिस बहुत कम निकलती हैं, पीएचडी थीसिस लखनऊ सिटी पे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में निकलती है पीएचडी थीसिस लखनऊ पे। गजब की बात है कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दे आर रिसर्चिंग ऑन लखनऊ, बट लखनऊ यूनिवर्सिटी पीपल आर नॉट रिसर्चिंग ऑन लखनऊ। अजीब बात। प्रोफेसर रॉबिन्सन जैसा आदमी, उसने लिखा है फरंगी महल के उर्दू, गुलाम आज़म फरंगी महल। ओके ओके, गुड सर। मेरे पास है किताब वो। सर वो एक कहावत अपने है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या उस तरीके से आप कुछ कह लीजिए कि ये होता है, जो सामने चीज दिखाई देती है कि उसको जो रोज देखता है वो अहमियत नहीं रह जाती, जो बाहर रहता है उसके लिए ज्यादा अहमियत होता है। और ये है जी। कि यहाँ पर इंकरेजमेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, मतलब अदरवाइज ना लीजिएगा, मैंने कोई एक किताब लिखना चाहिए, कोई एक प्रोजेक्ट उठाया, मुझे मालूम है कि उसमें 50,000 60,000 रुपये खर्च होना है, ये सर्वे करना है, वहाँ ये मैप लेना है, वहाँ से ये आई कैन नॉट बियर। तो मैंने एक किसी संस्था को कहा कि भाई जो दे नेवर फाइनेंस इट। यूरोप में क्या है कि अभी आप समझिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो से एक लड़की आई थी जो यहाँ के एक छोटे से इमाम बाड़े को पीएचडी कर रही थी, मुगल साहब का इमाम बाड़ा, और वो आई थी, वो पीएचडी कर रही थी इसके ऊपर। एंड यू विल बिलीव कि उसको $25,000 पर ईयर उसको मिल रहे थे। इंडियन करेंसी में कितने में बहुत हो गए उसके लिए, एक साल के लिए काफ़ी थे। लेकिन यहाँ वो उस टाइप की इंकरेजमेंट नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू सी। हाँ, घर की मुर्गी वाली बात है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि लखनऊ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी से छोड़ दीजिए, इवन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, दे आर प्रोड्यूसिंग पीएचडी थीसिस ऑन लखनऊ सिटी, बट नॉट लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई एम प्रोडक्ट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। ओके ओके। सर ये बताइए, क्योंकि आप कलकत्ता से हैं और वाजिद अली शाह को फिर कलकत्ता ले जाया गया, आखिरी मैं समझता हूँ कि जो अवध ने दौर देखा है वहीं कलकत्ता में देखा है, तो क्या रिजेम्बलेंस आप देखते हैं वहाँ के जो कल्चर है और यहाँ के कल्चर में? आपको लगता है कुछ अडाप्टेबिलिटी वहाँ पर आई है कलकत्ता में, यहाँ के अवध के और लखनऊ के उसको लेकर? हाँ, आपने एक पंडोरस बॉक्स होता है ना, उसको खोल दिया। हाँ, कलकत्ता में तो इतने वहम है, इतने मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहा है
अबाउट वाजिद अली शाह, कि मुझे सुन के बड़ा दुख होता है, हंसी भी आती है। मैंने वहाँ पे कोई भी अगर मुस्लिम इन्फ्लुएंस हो किसी भी चीज़ पे, इट इज़ ड्यू टू वाजिद अली शाह। अरे भाई, वहाँ की अपनी नवाबियत थी, वहाँ अपना नवाबी रूल था, वहाँ सिराजुद्दौला थे, अलीवर्दी खान थे, उनका अपना इन्फ्लुएंस है बंगाल में। लेकिन कोई भी बात हो, चाहे वो कबाब की बात हो, बिरयानी की बात हो, अचकन पहनने की बात हो, वाजिद अली शाह सारे गलत सलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट करते हैं। लेकिन उस क्राउड में मैं जाता नहीं हूँ, उनसे माता फोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। लेकिन मुझे हंसी ज़रूर आती है कि क्या भाई, कुछ भी बोल दो वाजिद अली के नाम में चल जाएगा। रेस्टोरेंट खोल दो, वाजिद अली का नाम, अवध के नाम पे रेस्टोरेंट खोल दो, कुछ भी बेचो, ये लखनवी बिरयानी है, कुछ नहीं हो, लेकिन नाम दे दिया लखनवी बिरयानी, लखनवी कबाब। लखनऊ खूब चलता है वहाँ, लखनऊ के नाम पे खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी पे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जरा सा गंगा जमनी तहजीब क्या है, लोग थोड़ी सी इसकी, मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट में ही आप बताएं, क्योंकि वक्त की कमी मैं जानता हूं। देखिए, अभी 2 साल पहले कुछ प्रोफेसर साहिबान ने हमारे एक सेमिनार के पेपर पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि उसी ज़माने में हमारी एक किताब आई थी लखनऊ अपने आईने में। तो उसमें हमने लिखा था कि लखनऊ भी अजीब शहर है, ना यहाँ गंगा है ना यहाँ जमुना है, लेकिन यहाँ की तहजीब को कहते हैं गंगा जमनी। तो जो प्रोफेसर साहिबान बैठे थे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि फिर आप गंगा जमनी तहजीब क्यों कहते हैं, फिर आप क्यों कहते हैं भाई, व्हाट इज़ द रीज़न। तो जो मैंने उनको बताया था, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जवाब हो जाएगा। ये जो थे आपके दूसरे नवाब वजीर सफदर जंग को अहमद शाह ने मोहम्मद शाह ने पानी वो क्या कहते हैं अजमेर का इलाका भी ऑफर किया कि आप यहाँ के भी सूबेदार हो जाइए। तो उन्होंने सफदर जंग ने उनको लिखा मोहम्मद शाह को कि हुजूर अजमेर और अवध इतनी दूरी पर हैं कि उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, तो बेहतर ये होगा कि यहाँ से लगा हुआ इलाका जो है इलाहाबाद, कड़ा और बनारस का, वो भी अगर हमको दे दिया जाए तो हम उसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, सूबेदारी कर सकते हैं। तो किंग मोहम्मद शाह ने, रंगीले ने, वो उनको दे दिया था। तो उस वक्त उन्होंने एक लेटर अपने जो राजा नवल राय, जो उनके मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन थे और उनकी एब्सेंस में वही पूरा राजकाज चलाते थे यहाँ का, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा। वो लेटर दिल्ली म्यूजियम में मौजूद है, पर्शियन में है। उसमें उन्होंने ये लिखा कि देखिए, जिस तरह से ये दोआब का इलाका है और उसमें गंगा और जमुना के बीच के इलाके को कहते हैं कि यहाँ गंगा जमनी सब चीज़ है, हम भी ये चाहते हैं। उस ज़माने में राजा नवाल राय कालपी में थे, तो इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप कालपी में रहें और अवध को देखें, और हमें जो बादशाह ने, सम्राट ने, मोहम्मद शाह ने ये दिया है, उसमें भी हम वही तहजीब रखें जो गंगा जमुना की दोआबा की है। तब से ये मशहूर हो गया कि अवध की तहजीब भी गंगा जमनी तहजीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी व्याख्या करी है। खैर, आप तीनों लोग का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातचीत करके, और ख़ासकर आपसे सरकार साहब, क्योंकि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और हमारे इस एक डिस्कशन का हिस्सा बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप कपूर साहब, थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद।